कविता आज भी पुराने जमाने की औरत थी जो मासिक धर्म में भी खुद को कैद कर लिया करती थी और घर के कोई भी काम नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन कविता अपनी पड़ोसन के घर जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी पड़ोसन की बहू को मासिक धर्म है, पर फिर भी वो घर का सारा काम कर रही है। ये देख कविता अपनी पड़ोसन से कहती है, बहन, तुम्हारी बहू को मासिक धर्म हुए हैं, उसके कपड़े खराब हो चुके हैं, तुम उसे अलग कमरे में क्यों नहीं भेज देती? कविता, तुमने सही कहा, लगता है हुआ है, पर शायद मेरी बहू को भी नहीं पता कि उसे मासिक धर्म शुरू हो गए। पर कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर उसे बता देती हूँ ताकि वो अपना कपड़ा बदल ले और थोड़ी देर आराम कर ले। अब कविता की पड़ोसन ऐसी हालत में अपनी बहू की देखभाल करती है और ये सब देखकर कविता अपनी पड़ोसन से कहती है, अरे बहन, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी बहू को मासिक धर्म है और फिर भी तुम उसके साथ हो, उसकी देखभाल कर रही हो। जानती हो ना, ऐसे में लड़कियों को अलग कमरे में रखा जाता है और उनका खाना पीना भी अलग होता है। फिर तुम भला उसके हाथों का पानी भी कैसे पी सकती हो? अरे कविता बहन, तुम कितने पुराने ख्यालातों में जी रही हो। अब दुनिया बदल चुकी है और वैसे भी पुराने जमाने में भी कानून ये इसीलिए बनाया गया था ताकि मासिक धर्म के समय में महिलाओं को आराम मिल सके। और मैं और मेरी बहू अब इन पुरानी बातों में विश्वास नहीं रखते, हम खुले विचारों के लोग हैं। राम 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 राम, ये तो घोर कलयुग आ चुका है। मैं तो ऐसी गलती कभी ना होने दूं। मैं तो अपने घर जा रही हूँ। जिस घर की बहू को मासिक धर्म हो, मैं उस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। कविता मुंह बनाकर अपने पड़ोसन के घर से आ जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कविता का बेटा सूरज कविता को नीतू नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाते हुए उसे कहता है, माँ बताओ कैसी लगी है लड़की आपको? लड़की तो बहुत सुंदर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू उस लड़की से प्यार करता है? अगर ऐसा है तो जल्दी से शादी कर ले। अब मुझे अपने घर के लिए बहू चाहिए, अकेले में घर नहीं संभाल सकती। माँ आप तो सच में जीनियस हो, मेरे कहने से पहले ही सब समझ जाती हो। अब आप जाकर जल्दी से नीतू के माता पिता से मेरा हाथ मांग लो। मैं इसी साल नीतू से शादी करना चाहता हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कविता को भी नीतू बहुत पसंद थी, इसलिए वो बिना देरी करे नीतू और सूरज की शादी करवा देती है। शादी के बाद नीतू ने पूरे घर की जिम्मेदारियों को बड़ी अच्छी तरीके से उठा रखा था, पर एक दिन मंदिर में पूजा करते हुए नीतू को मासिक धर्म हो जाते हैं। इस बात से बेखबर नीतू प्रसाद लेकर अपनी सास के पास जाती है और तभी कविता अचानक से नीतू पर भड़क उठती है, बहू तुझे होश नहीं रहता है? तेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। तुझे मासिक धर्म हो चुका है और तू मंदिर में पूजा कर रही है। तूने घर के साथ साथ घर की हर चीजों को अशुद्ध कर दिया। अब मुझे मंदिर भी शुद्ध करना होगा। माफ करना माँ जी, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। आप आराम कर लीजिए, मैं घर का सारा काम कर लूंगी। क्या कहा तूने? तू ऐसी हालत में घर में काम करेगी, मेरे रसोई घर में जाएगी? मैं ऐसा पाप कभी नहीं होने दूंगी। चुपचाप से तू स्टोर रूम में चली जा। जब भी घर में किसी औरत को मासिक धर्म होते हैं तो हम सब खुद को स्टोर रूम में जाकर कैद कर लेते हैं, इसीलिए अब तुझे भी 5 दिनों तक अपने आप को कैद करना होगा। बाकी मैं संभाल लूंगी। पर माँ जी, इन सब की क्या जरूरत है? आज के जमाने में ऐसी अंधविश्वास बातों पे कौन विश्वास करता है? बहू, मैं तेरी सास हूँ और इस घर में मेरी चलती है। अगर तुझे सूरज के साथ जिंदगी बितानी है और चाहती है कि तो तेरा घर बसा रहे, तो वही कर जो मैं कहती हूँ, समझी? इतना बोलकर कविता नीतू को स्टोर रूम में जाकर बंद कर देती है। बेचारी नीतू अपना बसा बसाया घर टूटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपनी सास के सारे जुल्म को सहती है। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से नीतू की बहन आंचल आ जाती है, जिसके कुछ ही दिनों से पीरियड नहीं रुक रहे थे। आंचल, तो यहाँ अचानक से सब ठीक है ना? नहीं दीदी, कुछ ठीक नहीं है। फिर से मेरे पीरियड्स बिगड़ गए हैं। पिछले 10 दिनों से मेरे पीरियड्स लगातार हो रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इसलिए मैं यहाँ डॉक्टर को दिखाने आई हूँ। अपने घर से डॉक्टर का क्लिनिक बहुत दूर पड़ता है, इसीलिए मैंने सोचा जब तक मेरे मासिक धर्म ठीक नहीं हो जाते मैं आपके ससुराल में रहूँ। आपके घर से डॉक्टर का क्लिनिक काफी पास है। दीदी, मेरे यहाँ रुकने से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? आंचल जैसे ही अपने मासिक धर्म के बारे में अपनी बहन को बताती है, वैसे ही वहाँ कविता आ जाती है और वो सारी बात सुन लेती है। आंचल की बात सुनकर कविता दोनों बहन पर नाराज होते हुए उनसे कहती है, आय हाय, तो तुम दोनों बहन ने कसम खा ली मेरे घर को अपवित्र करने की। क्यों नौश बेटी, मैंने तुझसे कहा था ना कि मासिक धर्म में अपने अलग कमरे में रहना और खाना होता है। फिर तूने अपनी पीरियड्स वाली बहन को ससुराल क्यों बुलाया? हाँ आंटी जी, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो? मुझे सिर्फ मासिक धर्म हो रहे, कोई बीमारी नहीं।
और वैसे भी मुझे दीदी ने नहीं बुलाया, मैं यहाँ खुद अपना इलाज करवाने आई हूँ। तो जिस पैर से आई है उस पैर से वापस चली जा, क्योंकि मैं ऐसी महिला को अपने घर में रुकने नहीं देती जिसको मासिक धर्म चल रहे हो। और अगर फिर भी तुझे इस घर में रहना है तो तुझे भी इस घर के नियम कायदे के अनुसार रहना होगा और खुद को स्टोर रूम में कैद करके रखना होगा। बाकी तेरी बहन तुझे समझा देगी। कविता की पुरानी सोच देखकर आंचल को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने घर चली जाती है, पर उसे अपनी बहन के लिए बहुत दुख होता है। इसलिए वो अगले दिन फिर से अपनी बहन के ससुराल में आती है, जहां वो देखती है कि कविता को भी मासिक धर्म हुए हैं, जिस वजह से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं होती और वो दर्द में तड़पती स्टोर रूम की ओर बढ़ रही होती है। पर उसी वक्त कविता का पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। कुछ देर बाद जब कविता को होश आता है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है और आंचल उसके पास बैठी है। हाँ, अच्छा हुआ आंटी जी जो आपको होश आ गया। आप जानती हैं आपके घर में कोई नहीं था, अगर सही वक्त पर मैं ना आती तो पता नहीं क्या हो जाता। जब आपको पता है आपको मासिक धर्म हो रहा है और इतना दर्द हो रहा है तो आप स्टोर रूम में आपको जाने की क्या जरूरत थी? आप अपने एक कमरे में आराम क्यों नहीं कर सकती थी? आंचल बेटा, मैंने तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तेरी बहन के सामने तेरी बेइज्जती करी, फिर भी तूने मेरी जान बचाई। ये पता होने के बाद कि मुझे भी मासिक धर्म चल रहे, मुझे माफ कर दे। पर तुम सब जो मुझे समझाना चाहती थी वो मुझे अब समझ आ चुका है। कविता को अपनी गलती का एहसास होता है, साथ ही साथ उसे ये भी समझ आ जाता है कि किसी भी औरत के लिए मासिक धर्म कोई अभिशाप नहीं, एक वरदान है। इसलिए ऐसे समय में मासिक धर्म वाली महिलाओं से नफरत ना करके उनका ख्याल रखना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए।